डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और पॉपुलरली नोन एज डेफी, बेसिकली ये एक ओपन फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है और आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है। काफ़ी लोग इसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं एंड इट इज़ बीइंग नोन एज फ्यूचर ऑफ फाइनेंसेस। तो ये क्या है और क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में आज जानेंगे टेक ट्यूजडेज के एपिसोड में। आसान भाषा में समझेंगे कि हाउ डज डेफी वर्क और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या इसके बारे में आपको जानना जरूरी है बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू इट। तो बने रहिए इस एपिसोड में एंड तक। लेट्स फाइंड आउट व्हाट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज ऑल अबाउट। तो आसान भाषा में अगर समझे तो डेफी जो है बेसिकली इट्स अ ब्रांड न्यू मॉनेटरी सिस्टम। मतलब मॉनेटरी सिस्टम से जैसे आपने ट्रेडिशनल बैंकिंग जो हमारी चलती थी, जिससे सारी कंट्रीज और लोग अपने फाइनेंसेस ऑपरेट करते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए एक मॉनेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है। और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? बेसिकली इसमें जो डिजिटल एसेट्स हैं और जो प्रोटोकॉल्स पे ये वर्क करता है, एंड देन देयर आर डैप्स, बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एप्स which work on DeFi, and then there are something called as smart contracts. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं और आप मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 8 तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब 8 तारीख नेक्स्ट मंथ के आप मेरे को 1 लाख रुपए देंगे प्रोवाइडेड मैं आपको कुछ वर्क करके दूं, तो वो चीज हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस की जाएगी एंड ऑटोमेटिकली वंस आई डिलीवर द वर्क, वो आपके अकाउंट से वो जो पेमेंट हम एग्री किए थे, मान लीजिए 1 लाख रुपए, वो तुरंत मेरे अकाउंट में आ जाएगी। फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमंस बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क करेंगे। एक बार उसमें कंडीशन एंटर कर दी हमने तो वो ऑटोमेटिकली उसको टेक केयर कर देगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं कि अब मैं, जैसे फ्रीलांसर्स क्या होते हैं कि मतलब काम कर दिया और पैसे आ नहीं रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये रिजॉल्व कर देता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब इथीरियम, बिटकॉइन हम सब जानते तो हैं क्रिप्टो करेंसी, बट कम लोग ये जानते हैं कि ये एक ओपन सोर्स नेटवर्क भी है। मतलब दे आर नॉट लिमिटेड टू एनी और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने बनाया है तो उनके पास ही सारा सोर्स कोड वगैरह है। ये ओपन सोर्स एप्लीकेशंस इसके ऊपर बनाई जा सकती हैं और ब्लॉकचेन का यूज करके हम इसके ऊपर और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो अपने कार्रवाई कर रहे थे, जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो गया, वो हमें पहले बैंक के थ्रू करनी पड़ती थी, बट वाई यूजिंग ऑल दीज नेटवर्क्स, स्पेशली इथीरियम जो है ओपन फाइनेंस का पायोनियर है एक तरह से। उस नेटवर्क, इथीरियम नेटवर्क के ऊपर कई सारी एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं जो इस फाइनेंस की दुनिया को अगले लेवल पर लेके जाने की क्षमता रखती हैं। और एक्चुअली में आज के टाइम पे काफी सारी ऐसी एप्स अवेलेबल हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, डैप्स जो बोलते हैं, जो आपको इन सब वर्क में मदद भी करती हैं। जो भी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड वर्क एक आम आदमी को भी जरूरत पड़ती है, जहां पे बैंक पहले वो रोल पे करता था, वो एक लिमिटेड थी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक्स के ऊपर, अब वो कोई भी कर सकता है बाय बिल्डिंग एप्स ऑन दीज नेटवर्क्स। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? बेसिकली अगर आप देखें आज के टाइम पे भी 1.7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डोंट हैव एक्सेस टू बैंकिंग। मतलब इतने बड़े बैंक्स और इतने सालों पुराने बैंक्स होने के बावजूद 1.7 बिलियन पॉपुलेशन के पास वर्ल्ड में बैंकिंग, नॉर्मल बैंकिंग का एक्सेस नहीं है। अगर बैंकिंग का एक्सेस नहीं है तो वो कैश में डील करते हैं, एंड यू नो हाउ मेनी रिस्क आर इन्वॉल्व इन हैंडलिंग कैश। उनके ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है और कैश की वैल्यू तो कम होती रहती है। ऑल दिस प्रॉब्लम लेड टू पीपल कमिटिंग टू दिस न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब क्या, और इसके अलावा क्या रीजन है कि हम जो आज की जनता है, जो यूथ है और जो नए लोग टेक्नोलॉजी में जो जुड़े हुए हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये जो पावर है एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के पास जो थी, बैंक्स के पास, आपके कंट्री की जो रिजर्व बैंक्स होते हैं उनके पास जो थी, वो उनके यहां से हटके डिसेंट्रलाइज हो जाए, जैसे डेमोक्रेटाइज हो जाए। जैसे कंट्री में वोटिंग वगैरह डेमोक्रेटाइज प्रोसेस पे वर्क करती है, सेम चीज लोग चाहते हैं कि ये फाइनेंस के एरिया में भी ऐसे ही काम करे।
तो लोगों के पास पावर आए बेसिकली, और जो पॉइंट ऑफ फेलियर जो है वो भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए अगर बैंक के सर्वर डाउन है तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ब्लॉकचेन पे क्या होता है कि मल्टीपल प्लेसेस पे कंप्यूटर्स में आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो अगर एक सिंगल पॉइंट फेल करता है तो उससे पूरे ओवरऑल नेटवर्क पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है एक बहुत अच्छा बेहतरीन एस्पेक्ट हो जाता है ब्लॉकचेन नेटवर्क्स का। एंड फाइनली परमिशन लेस है, मतलब अगर आपको बैंक से कोई डिटेल चाहिए आपको वहां चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। कोई स्पेशल परमिशन लेस नेटवर्क है कि आपको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन खुद की एक्सेस करने के लिए, और वो ऑल द टाइम अवेलेबल रहेगी। तो इन सब रीजंस की वजह से इसका काफी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है डेफी की। अब आते हैं डिफरेंस के ऊपर। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और ट्रेडिशनल जो फाइनेंस था उसमें क्या डिफरेंस है, बिकॉज अगर आप एक तरह से देखें तो लेयर तो सेम है, जो काम ट्रेडिशनल बैंकिंग में हो रहा था वो सेम काम डिसेंट्रलाइज बैंकिंग और फाइनेंस में भी वही काम हो रहा है, बट एक लेयर अबव ऊपर जाके उसमें काफी सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं जो हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में जहां पे आपको अपना पर्सनल डेटा देना पड़ता है केवाईसी के फॉर्म में और वगैरह वगैरह के रूप में, और वो फिर सिक्योरिटी ब्रीचेस के में लीक भी हो जाता है। कई जगह हमने देखा है कितने सारे बैंक्स के डेटा, क्रेडिट कार्ड के डेटा ब्लैक मार्केट और ब्लैक डार्क वेब पे अवेलेबल है, और वो आपका फिर मिसयूज भी होता है। लेकिन जो डेफी है उसमें आपको ये सारी चीजें देने की जरूरत नहीं, बस एक डिजिटल वॉलेट आपके पास होना चाहिए और उससे आप ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है। और अब दूसरी जो डिफरेंस है, आप ट्रेडिशनल बैंकिंग देखेंगे, ऑल्दो नेट बैंकिंग वगैरह सब चलती है 24/7, लेकिन जो नॉर्मल बैंकिंग आवर्स हैं उन्हीं के दौरान आप कुछ सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डेफी में ऐसा नहीं है, दैट इज अवेलेबल 24/7। क्लियरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है, जो एनईएफटी वगैरह जो पहले चलती थी उनमें काफी टाइम लग जाता है। इवन अगर आप ग्लोबल रेमिटेंस यानी कि देश विदेश में पैसा भेजते हैं या मंगवाते हैं तो उसमें काफी समय लग जाता है, लेकिन डेफी में ये नहीं है। डेफी में एकदम नियर टाइम एट द मोमेंट ये सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। अब पेमेंट मिडवे भी आपके डिक्लाइन हो सकते हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग में, क्योंकि वहां पे कंट्रोल बैंक्स और गवर्नमेंट के हाथ में है काफी जगह, लेकिन डेफी में ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल जो कहती है वो करके देगी, ये नहीं कि बीच में कोई जाके प्रोटोकॉल में चेंजेस कर देगा। तो एक बार आपने इस प्रोटोकॉल को एडॉप्ट कर लिया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जैसे हमने बात की थी, आपने उसमें एंटर कर लिया है, तो जो चीज उसमें लिखी गई है, जो उसमें कोड की गई है, वो चीज वो करके देगी। ये और कोई एक्सटर्नल पर्सन या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट उसमें फेरबदल नहीं कर सकती। तो ये एक डिफरेंस बहुत मेजर हो जाता है ट्रेडिशनल बैंकिंग और डेफी में। और लास्टली जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं और जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है वो बैंकिंग तक नहीं पहुंच पाई, और बैंक्स को भी ज्यादा इंटरेस्ट लगता नहीं है। इंडिया की बात करें तो रूरल एरिया में अगर जो अपने बैंक्स हैं, पीएसयूज के अलावा प्राइवेट बैंक्स तो है ही नहीं। ऑलमोस्ट आई थिंक जो मैंने लास्ट फिगर पढ़ी थी 3% प्राइवेट बैंक रूरल एरिया में जो है अपनी बैंकिंग ऑपरेशंस चलाते हैं, और सेम केस है वर्ल्ड ओवर। लेकिन डेफी जो है आपको एक्सेसिबल है जस्ट बाय यूजिंग योर मोबाइल, लैपटॉप, और जस्ट इंटरनेट आपके पास होना चाहिए और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी। तो जो एड्रेसेबल मार्केट है डेफी की बहुत बढ़ जाती है इस वजह से। तो ये तो रहे कुछ मेजर डिफरेंसेस। लास्ट में हम एक बात देख लेते हैं कि डेफी जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं जो इसको अडॉप्ट करने में लोगों की मदद कर रहे हैं और इतना पॉपुलर किस वजह से हो रहा है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है परमिशन लेस। परमिशन लेस से क्या मतलब है कि आपको जो एक गेट कीपर की तरह एक्ट करते थे बैंक्स, अगर बैंक चाहे तो आपको अकाउंट खोलने की परमिशन देगी या नहीं देगी, बैंक्स के हाथ में। सेम चीज गवर्नमेंट के हाथ में होती है कि आप गवर्नमेंट जो रेगुलेशन सेट करती है उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। डेफी के केस में इट इज परमिशन लेस, मतलब आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज, जो रियल पावर है वो लोगों के हाथ में आ जाती है। इससे एक जरिया है कि आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि सिंगल, जो हमने पहले बात करी थी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी इसमें
रिमूव हो जाता है। ट्रेडिशनल बैंक का सर्वर डाउन है, आपने कई बार देखा होगा, आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, आप अपना स्टेटमेंट चेक करने जा रहे हैं, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। तो ये सारी चीजें डेफी के केस में नहीं होती, क्योंकि इनका जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड नेटवर्क है और वो पीयर टू पीयर जो कंप्यूटर्स आपके वर्ल्ड ओवर लोकेटेड हैं वहां से चलता है, और बीच में अगर कोई कंप्यूटर डाउन भी हो जाता है, कोई सर्वर डाउन भी हो जाता है, तो बाकी सारे सर्वर्स उसका टेक केयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सपेक्ट है इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब आपस में जो भी एप्स हैं, जो डिसेंट्रलाइज एप्स होती हैं, उनको वो आपस में इंटर ऑपरेबल तो है ही, साथ में एक तरह जैसे आपने लेगोज में देखा होगा, एक ब्लॉक को जोड़ के दूसरा ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क में सेम चीज वर्क करती है। आप एक ऐप की जो फंक्शनिंग है उसको यूटिलाइज करके उसके एक एडिशनल लेयर ऑफ योर ओन ऐप यू कैन बिल्ड अराउंड इट। तो ये जो इंटरऑपरेबिलिटी का एस्पेक्ट है, आपको परमिशन लेस तो है ही, उसके ऊपर आप अपने एप्स, अपने नेटवर्क, अपने जो जिस तरह से जो एक्सचेंजेस हैं वगैरह वगैरह आप खुद बना सकते हैं। तो ये चीज जो है बहुत मैटर करती है, बिकॉज ट्रेडिशनल बैंकिंग में हर चीज बैंक के हाथ में होती है। इवन अगर आप उनका एपीआई भी ले लेंगे तो भी आपको लिमिटेड चीजें एक्सेस करने को मिलेंगी। लेकिन यहां पे क्या केस हो जाता है कि सिंस इट इज डिसेंट्रलाइज, मतलब कोई एक ओनर नहीं है इस चीज का, तो वहां पे आप उन एस्पेक्ट्स को यूज करके जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज करके उसके ऊपर और चीजें बना सकते हैं। जैसे इसी का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे स्टेबल कॉइन को यूज करके, मार्केट फोरकास्ट वाली एप्स को यूज करके आप अपनी खुद की एक डिसेंट्रलाइज ऐप बना सकते हैं, जिसमें स्टेबल कॉइन को यूज करके आप मार्केट में फोरकास्ट कर रहे हैं, या फिर उनको यूज करके आप बाई सेल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं आपको डेफी में मिल जाती है। थर्ड एस्पेक्ट है इसमें ट्रांसपेरेंसी, मतलब सिंस ब्लॉकचेन जो है एक पब्लिक लेजर, जैसे हमने, अगर आपने ब्लॉकचेन की वीडियो नहीं देखी है तो उसको मैं यहां डालूंगा लिंक, आप उसको देख सकते हैं। ब्लॉकचेन जो है पब्लिक लेजर की तरह वर्क करता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है और उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता, इम्यूटेबल लेजर होता है। तो सेम चीज यहां पे ट्रांसपेरेंसी आ जाती है डेफी के रूप में। बैंक के केस में आप उसको देख नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है बैंक के अंदर, यहां पे आपको सब टोटल ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और सेम चीज आपकी इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम आपके पास रहती है, क्योंकि जो सामने वाले को दिखता है वो न्यूमेरिकल नंबर्स दिखते हैं, उनसे वो कोई सेंस नहीं बना सकता। और जो प्रोग्रामर्स हैं वो उस डेटा सोर्स कोड ओपन सोर्स है तो उसको यूज करके और चीजें बना सकते हैं। तो इतनी टोटल ट्रांसपेरेंसी डेफी में मिल जाती है जो बाकी जगहों पे अवेलेबल नहीं। फोर्थ एस्पेक्ट है डेफी का फाइनेंशियल कंट्रोल। बेसिकली आपके बैंक्स जो हैं वो आपके ऊपर लगाते हैं कि आप यहाँ पे खर्चा नहीं कर सकते, जैसे बेटिंग साइट वगैरह इलीगल हैं, वहां पे आप नहीं डाल सकते। दूसरी चीज, और कंट्रोल्स लगाते हैं कि आपको इतने का ही लोन मिलेगा, आप और उस पैसे को यूज करके आप यही कर सकते हैं। ये सारे जो कंट्रोल्स और रेगुलेशंस लगाते हैं बैंक, ये चीज डेफी में ओकर नहीं करती। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका खुद का कंट्रोल है अपने पैसे के ऊपर, और जो होना भी चाहिए कि भाई मेरा पैसा मैं जहां चाहूं वहां खर्चा करूं, until unless it's not illegal I am safe to do it। जैसे क्रिप्टो करेंसी एप्स में आजकल रेगुलेशंस लग गई हैं, आप उसमें अपने पैसे जमा नहीं कर सकते, बट डेफी के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो किसी एक इंस्टीट्यूशन उसको कंट्रोल नहीं करता। दूसरी बात यहां पे आ जाती है कि सिक्योर भी है ये सिस्टम, क्योंकि आप जब बैंकिंग ऑपरेशंस करते हैं तो थर्ड पार्टी उसमें एक इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे पेमेंट गेटवे हो गया बीच में आ जाएगा जो फैसिलिटेट कर रहा है, या वीजा या मास्टर कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स हैं उनका नेटवर्क बीच में आ जाते हैं। तो वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन या फिर पैसे स्टील करना इजी हो जाता है, बिकॉज मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व। यहां पे डेफी में ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्ट जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो डायरेक्ट 1 to 1 होती है, तो बीच में अगर कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं है तो वहां पे हैकिंग भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन या फिर पैसे चुराना भी मुश्किल हो जाता है। और लास्टली क्या है, इनोवेशन अपॉर्चुनिटी। बेसिकली इनोवेशन अपॉर्चुनिटी डेफी में इतनी ज्यादा है क्योंकि ट्रेडिशनल बैंकिंग जो था एक लिमिटेड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वर्क करता है, और उसमें जो लोग उसको आरबीआई जैसी गाइडलाइंस देता है वैसे ही वो वर्क कर सकता है। यहां पे कोई भी इंजीनियर, कोई भी प्रोग्रामर उठ के अपना खुद का ऐप बना सकता है, खुद के परमिशंस और लॉजिक सेट कर सकता है, खुद के प्रोटोकॉल्स बना सकता है, ओपन सोर्स नेटवर्क है, उसका फायदा उठा के
कैसी भी ऐप बना सकते, मतलब आपकी लिमिट नहीं है, आपकी सोच जहां तक जा सकती है वहां पे आप इसको लेके जा सकते हैं। एंड फ्यूचर इज वेरी एक्साइटिंग फॉर डेफी। मतलब आप खुद सोचिए, जब आपके पास इतनी पावर होगी इस चीज को लोगों तक पहुंचाने की, तो आपको अगर कल को फॉर एग्जांपल मन करता है कि मेरी स्टॉक मार्केट ऐप ऐसी हो जो स्टॉक मार्केट से भी लिंक्ड हो, मेरे बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड हो, और मेरी क्रिप्टो करेंसी से भी वहीं पे लिंक्ड हो, और मेरी जो बाकी के एक्सपेंसेस है, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह, ये सारी मेरी एक ही जगह पे लिंक्ड हो, तो कितना सुपर मनी एक डैप जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप आपकी एक बन जाती है। आप उसमें हर चीज मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे काफी वर्क किया जा रहा है, और ये सारी चीज पॉसिबल नहीं थी ट्रेडिशनल बैंकिंग एटमॉस्फेयर में, और वहीं पे ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बहुत मदद कर रहा है लोगों की। तो ये सारी हेल्पफुल चीजें जो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को इतना पॉपुलर बना रही हैं, साथ ही साथ इतने सारे एडवांटेज, ये तो हमने बात करी, उसके साथ आपकी जो कॉस्ट्स हैं वो भी कितनी कम हो जाती है। अगर आप ट्रेडिशनल बैंकिंग रूट से पैसे बाहर विदेश भेजना या वहां से मंगवाना चाहते हैं तो उसमें बहुत मोटी फीस चार्ज करते हैं, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के केस में ऐसा नहीं होता। बहुत ही माइन्यूट सी आपको फीस देनी पड़ती है, जो भी बेस्ड ऑन दैट नेटवर्क। साथ ही साथ और भी जो आपको एसेट एलोकेशंस वगैरह हैं, ये भी उसमें काफी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ जो सप्लाई चेन है पूरे वर्ल्ड का, वो भी काफी एफिशिएंट बनाया जा सकता है, जैसे हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करके बात करी थी। और आपको जो है इतने ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग में नहीं मिल पाते। तो आपको क्या लगता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में और क्या क्या इनोवेशन की जा सकती है? आपके क्या विचार है इसके ऊपर जरूर कमेंट करके बताएं, और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं तो भी कमेंट करके बताएं। आई विल ट्राई एंड आंसर देम इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ टेक ट्यूजडेज। Till then, keep watching and supporting the Captain's Podcast. Thank you for watching. Jai Hind.